चलिए शुरू करते हैं। अभी आज के इस क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल में भारत पर विदेशी आक्रमण, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि प्राचीन काल में भारत पर जो विदेशियों का आक्रमण हुआ उसके दो क्रम हैं। नंबर एक, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले भारत पर विदेशी आक्रमण, और दूसरा मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण। और हमने कहा है कि मौर्य साम्राज्य के स्थापना के पूर्व भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और सिकंदर यूनानी था। और जब सिकंदर का इंडिया पर आक्रमण हुआ तो उस समय मगध में नंद वंश का शासन था और राजा का नाम था घनानंद। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी भारत पर कुछ विदेशियों का आक्रमण हुआ। उन विदेशी आक्रमणकारियों में हिंद यूनानी, पहलव, शक और कुषाण का नाम आता है। तो इन चारों टॉपिक पर आज के क्लास में चर्चा होगी। चर्चा प्रारंभ करने से पहले जान ले, ये आपके भारत का मानचित्र है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यह क्या है, भारत का मानचित्र है। और आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, भारत के उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में नेपाल और चीन है, पूरब में भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार भी है। बात समझ गए? हमको मतलब भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में एक देश है, उत्तर पूरब में या सीधा को उत्तर में, वह चीन है। और चीन आपको लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के राज्यों को स्पर्श करता है। क्या लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भारत के चार ऐसे राज्य हैं, चार राज्य और एक केंद्र शासित राज्य, जो चीन के सीमा से क्या हुआ, लगा हुआ है। बात समझ गए? चीन के उत्तर पूर्व सीमा पर प्राचीन काल में कुछ बर्बर जनजातियां रहती थी, कुछ बर्बर जनजातियां रहा करती थी, जो चीन के साथ व्यापार भी करता था और कई बार मौका मिलने पर चीन को लूट भी लिया करता था। बात समझ गए? उन जनजातियों में हून जनजाति सबसे ज्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था। बात समझ गए? ये हून जो जनजातियां थी चीन पर बार बार आक्रमण करती थी और कई बार व्यापार भी करती थी। तो व्यापार के सिलसिले में व्यापार पर अपना नियम थोपने का, लादने का प्रयास करता था। चीन के राजा शी हांगटी अपनी जनता को हून जनजातियों के आक्रमण से बचाने के लिए चीन के उत्तर पश्चिम सीमा से लेकर उत्तर पूर्व सीमा तक लगभग 6000 किलोमीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा, 18 मीटर ऊंचा पत्थर का एक दीवार खड़ा कर दिया, जिस दीवार को चीन के विशाल दीवार के नाम से जानते हैं। चीन का विशाल दीवार विश्व के 7 आश्चर्यजनकों में एक है, शायद नंबर 3 स्थान पर है। नंबर 1 पर है इंडिया का ताजमहल, हाँ, खूबसूरती के मामले में। और चीन का जो महान दीवार है, यह इतना विशाल है कि अंतरिक्ष से इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अन्य कुछ नहीं दिखाई देता है जिसे मानव ने बनाया हो, लेकिन चीन का विशाल दीवार, एवरेस्ट भी दिखाई नहीं देती है, इसकी विशालता के कारण यह दिखाई देती है। अब चीन का जब विशाल दीवार बन गया, तो विशाल दीवार बन जाने के कारण, विशाल दीवार के बन जाने के कारण हुआ क्या कि यहाँ जो जनजाति रहती थी, चीन के साथ व्यापार करती थी, चीन में घुस के लूटमार करती थी, उनका व्यापार क्या हो गया, बंद हो गया। और जब व्यापार बंद हो गया तो क्या होगा, जीविका की समस्या उत्पन्न हो गई। और जीविका की समस्या उत्पन्न हो गई तो जीविका के नए स्रोत की तलाश में यहां से लोग पलायन कर गए। क्या जी?
कुछ पलायन किए, कुछ को मजबूरी में भगाया गया, भाग नहीं तो मारेंगे तुमको, उन सब पर भारी पड़ता था हून। तो यहां से पलायन किए स्वेच्छा से या डर से, और पलायन करके भागते भागते इंडिया के उत्तर मध्य एशिया की ओर आए। पूरब जा नहीं सकते थे क्योंकि प्रशांत महासागर है, उत्तर जा नहीं सकते थे क्योंकि ठंडा का रेगिस्तान है, बर्फोयान साइबेरिया सब है, क्योंकि रूस पड़ता है, रूस ठंडा इलाका पड़ता है। ज्यादा पश्चिम जा नहीं सकता है क्योंकि अरब का रेगिस्तान है। तो यहां पर आके ठहर गया, मध्य एशिया में, ईरान इराक में आके ठहर गया, और यहीं से अलग अलग देशों में टीम में बंटकर प्रवेश करना शुरू किया। तो ये था भारत पर विदेशी की बात करते हैं। आइए अब कौन कौन आक्रमण किया, तो आपको बता दें आक्रमणकारियों में सबसे पहला नाम हमारी होगी इंडिया पर हिंद यूनानी। अंग्रेजी में इंडो ग्रीक कहते हैं, इसको बैक्ट्रियन भी कहते हैं, इसको यवन के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर के बाद यदि इंडिया पर किसी विदेशी यूनानी ने आक्रमण किया तो उस यूनानी राजा का नाम था डेमेट्रियस। सिकंदर यूनानी था। सिकंदर के लौट जाने के बाद दूसरी बार अगर इंडिया पर किसी यूनानी ने आक्रमण किया, किसी यूनानी राजा ने आक्रमण किया, तो उस यूनानी राजा का नाम क्या था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस इंडिया पर आक्रमण किया और हिंदू कुश पर्वत को पार कर गया। हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान में पड़ता है, गलत कि सही? उसको पार करके इंडिया की सीमा में प्रवेश किया और अपने सत्ता की स्थापना किया। कहो कि बात तो गलती भी हो सकता है, तो हमारे पुस्तक गलत नहीं है। आप महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया पुस्तक महाभाष्य को पढ़ो, उसमें इस बात को लिखा गया है कि सिकंदर के बाद डेमेट्रियस यूनानी था जिसने इंडिया पर आक्रमण किया और हिंदू कुश पर्वत को पार करके आया और इंडिया में अपने साम्राज्य की क्या किया? स्थापना किया। डेमेट्रियस के बाद दूसरा जो राजा आया, यूक्रेटिज आया। कौन आया? यूक्रेटिज इंडिया पर आक्रमण किया दूसरी बार, मतलब दूसरा राजा, और इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी केंद्र बना लिया और इंडिया पर क्या किया? राज किया, शासन किया। इसके बाद यवनों का, यूनानियों का जो सबसे महान राजा सिकंदर के बाद जिसने इंडिया पर आक्रमण किया, उसका नाम था मिनांडर। और मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी, अब आपके पुस्तक में तो यहां से है, बरहमी के थोड़ा ही दूगो हम ज्यादा कह दिया हूं, तो पचा लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। मिनांडर का आक्रमण होता है। मिनांडर को मिलिंद भी कहते हैं। इंडिया में आया, पंजाब तक इनकी सेना आ चुकी थी। पंजाब हरियाणा तक के इलाका को इन्होंने क्या कर लिया था? जीत लिया था और चारों ओर अपने सत्ता की क्या किया था? स्थापना किया। गलत कि सही? और जब इंडिया में आया तो इंडिया में आने के बाद इसकी मुलाकात एक बौद्ध दार्शनिक से हुई। बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान चिंतक से हुआ जिनका नाम था नागसेन, जिनको नागार्जुन भी कहते हैं। यह बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे। यह कनिष्क के दरबार में भी रहे। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्हें शून्यवाद का जनक, सापेक्षता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। नागसेन से इनकी मुलाकात हुई। नागसेन मिनांडर से मिला और कहा कि भाई आप धर्म को बदल लो, आप हमारे बौद्ध धर्म को क्या करो? स्वीकार कर लो। मिनांडर ने कहा कि हमको किसी भी धर्म से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन धर्म के बारे में कुछ मेरे मन में प्रश्न है, शंका है। आप उस सारे प्रश्नों का क्या दे दो? उत्तर दे दो। मैं धर्म को क्या करूंगा? बदल लूंगा। तो मिनांडर ने प्रश्न किया, नागसेन ने क्या दिया? जवाब दिया। जितने प्रश्न किए उन सारे प्रश्नों का जवाब नागसेन ने दिया। तो इनके प्रश्न और उत्तर का एक किताब बन गया। उस किताब का नाम है मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। और आपको बता दें, मिलिंद पन्हो पुस्तक के लेखक कौन है? नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन या नागसेन है। तो दिक्कत, तो मिलिंद पन्हो में क्या है? तो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के क्या है? उत्तर। मिनांडर ने अपनी राजधानी, अरे बालक बहुत लेट आता, नहीं जाओ ना, मुंह देख रहा है उधर। मिनांडर ने अपनी राजधानी सियालकोट, उसको सकला भी कहते जो पाकिस्तान में पड़ता है, सियालकोट या सकला को बनाया। और इस यवनों के आक्रमण का इंडिया में कुछ फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ? तो पहला फायदा कि भारत में
मूर्ति निर्माण की एक नई शैली का विकास हुआ, नाम था हिंद यूनानी शैली। कौन शैली? मूर्ति बना, लेकिन मूर्ति बनाने की जो तरीका था, डिजाइन था, वो चेंज हो गया। उस डिजाइन का नाम क्या पड़ा? तो हिंद यूनानी शैली, मतलब हिंदुस्तान के शैली यूनान के शैली को मिलाकर ना एक नया शैली बन गया, जिसका नाम क्या पड़ा? हिंद यूनानी शैली। और हिंद यूनानी शैली को अंग्रेजी में इंडो ग्रीक, क्या अच्छा, इसको हम बैक्ट्रियन शैली भी कह सकते हैं, यूनानी शैली भी कह सकते हैं, यवन शैली भी कह सकते, सब तो उसी का नाम है। और इस शैली का उदाहरण है गंधार कला शैली। हाँ, इसको हम हेलेनिस्टिक शैली के नाम से भी जानते हैं। सिक्का के डिजाइन में भी चेंजिंग आया, उसका नाम था उलुक, ताकि सिकंदर के काल में प्रचलित था उलुक सिक्का। भारत में इससे पहले केवल तांबा का, शीशा का या अन्य धातुओं का सिक्का बना, लेकिन पहली बार सोना का सिक्का हिंद यूनानी शासकों ने ही जारी किया। हिंद यूनानी से पहले भारत में किसी भी राजा ने सोना का सिक्का नहीं जारी किया। सिक्का पर फोटो, सिक्का पर राजा का फोटो है ना आजकल, जैसे गांधी जी का, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का फोटो है, और भी बहुत स्वतंत्रता सेनानी का सिक्का पर महापुरुषों का है कि नहीं। तो सिक्का पर फोटो लगवाने की परंपरा भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने शुरू किया। सिक्का पर नाम लिखवाने की परंपरा, फोटो लिखवाने की परंपरा हिंद यूनानी ने किया, इससे पहले अन्य किसी राजा ने नहीं किया। कोई दिक्कत? अच्छा, यूनानियों के बाद मौर्योत्तर काल में दूसरा जो विदेशी आक्रमणकारी इंडिया पर आक्रमण किया, उसका नाम था पहलव। क्रम से बता दे रहे हैं, यू प सकु, क्या? यू से यूनानी, प से पहलव, स से शक, क से कुषाण। तो इंडिया पर मौर्योत्तर काल में दूसरा जिस आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, उसका नाम क्या था? पहलव का अन्य नाम क्या है? पार्थियन। पहलव का अन्य नाम क्या है? और पहलवों से पहले कौन था? यूनानी के बाद पार्थियन। पार्थियन को हम पहलव भी। पहलवों का के बारे में जानकारी मिलती है तख्त ए बाही अभिलेख से लिखा दिया हूं, पहले भी चर्चा किया हूं। पहलवों ने इंडिया पर आक्रमण किया, इसका प्रमाण क्या है? तो गोंडो फर्नीज के द्वारा जारी किया गया तख्त ए बाही अभिलेख को आप पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में क्या मिलेगी? जानकारी अवश्य मिलेगी। तख्त ए बाही से मिलता है कि गोंडो फर्नीज पहलव शासक था, जिन्होंने इंडिया पर में आया। और इंडिया में एक बात था, इंडिया में आया तो इंडिया के कल्चर को, इंडिया की परंपरा को, इंडिया के संस्कृति को एडॉप्ट कर लिया, ताकि हम इंडिया में तो इंडियन बन जाएंगे। और इंडिया के कल्चर को अपना करके, परंपरा को अपना करके, इसके वेशभूषा को अपना लिया, खान पान को क्या कर लिया? अपना लिया, और इंडियन हो गया। और ये हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत को पार करके आए थे, और इसके पर्वत को पार करके आने के बाद कंधार, काबुल और तक्षशिला में अपने साम्राज्य की स्थापना किया, वहीं पर जाके रह गए। इसी गोंडो फर्नीज के काल में इंडिया में पहली बार ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म जिसकी स्थापना, ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने किया। किसने किया? ईसा मसीह के द्वारा स्थापित धर्म को ईसाई धर्म कहते हैं। उस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सेंट थॉमस नामक एक विद्वान आया था। किसके काल में? गोंडो फर्नीज के काल में, पहलवों के शासन काल में। और उसी ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। पहलवों के बाद इंडिया पर अगर किसी तीसरा विदेशी आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, मौर्योत्तर काल की बात हो रही है केवल, मौर्योत्तर काल में तीसरा आक्रमणकारी इसने इंडिया पर आक्रमण किया, उसका नाम था शक। क्या नाम था? शक, जिसे सीथियन भी कहते हैं। शक का नाम क्या है? और शक था यायावर, घुमक्कर, खानाबदोश, जो भोजन की तलाश में यत्र तत्र यहां वहां क्या करता था? घूमता था। इंडिया में आया, और आया नहीं, इसको भगाया गया था। ये इंडिया में आया नहीं था, बल्कि ये जहां था ना, हून जनजाति ने खहेड़ दिया कि भाई तुमको जिंदा रहना थे से भाग, क्योंकि यहाँ तो मेरे ही जीविका की समस्या उत्पन्न हुई, तू कहाँ से खाएगा? हमारा लहेबे न करे। जैसे देखते हो भोज भात होता है, उदाहरण सुन लो छोटा सा, पत्ता फेंकाता है तो बहुत कूता आता है। जो कमजोर रहता बेचारा काते काते
और जो बरुआ रहेगा छठ पे घुरना आता है भागना तो दबोच लेंगे तेरे को। ऐसा देखें, झपटा झपटी करता है। बरुआर होता है जो पूरे हिसाब से इतना एरिया मेरा है, इसमें तो नहीं आ सकता है। और जो कमजोर है बेचारा उसको छोटा छोटा चीज खा के अपना काम चलाता है। हुन था वही बरुआर कुत्ता की तरह, आई सब था क्या कमजोर सब था। अब इसको नहीं कहा जाएगा उतना, समझाने के लिए बोला, अन्यथा नहीं लेंगे इसको। उस वहां से भाग के आया, घुमकर था ही, उत्तर जा नहीं सकता था, पूरब जा नहीं सकता था, ज्यादा पश्चिम ही नहीं जा सकता था। तो आया सिंधु, पाकिस्तान में एक सिंध राज्य, वहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में एक राज्य सिंध, वहीं पर आके ठहर गया। जगह बढ़िया मिला इसको, वहीं पर सब शक जनजाति आकर के क्या हो गया, ठहर गया। इंडिया में चारागाह की तलाश में आया था। इसके शकों का प्रिय घोड़ा पशु घोड़ा था। अपने घोड़ा के लिए चारागाह और अपने लिए जीविका की तलाश में यायावर जहां भी जाता है तो भोजने खोजता है। उसको राज्य नहीं चाहिए, संजोग से मिलेगा वो अलग बात है। तो यायावर था, चारागाह के तलाश में आया, सिंध में बस गया। यह यूची कबीले का था और आया सिंधु में। तो देखा कि एक जगह रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, जैसे करोड़वे चलता है झुंड में, समझो करोड़वा, तो एक जगह सब नहीं रखता है, कुछ इस गांव में तो कुछ उस गांव में तो कुछ उस गांव में। सिंध को केंद्र बना लिया और सिंध को केंद्र बना करके भारत के अलग अलग क्षेत्र में बट गया। कुछ पंजाब में आके रह गया, कुछ गुजरात में, कुछ काठियावाड़ में, कुछ मथुरा में, तो कुछ उज्जैन में। अलग अलग हिस्सा में, अलग अलग क्षेत्र में जाकर क्या हो गया, बस गया। इस शकों का जो सबसे महान राजा था वो था रुद्रदामन। इस शक का जो सबसे महान राजा था उसका नाम क्या था, रुद्रदामन। और आपको पहले ही बता दिया हूं कि रुद्रदामन के बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और इस अभिलेख से लिखा हुआ कि शकों के सबसे महान राजा था। इसने अपने निजी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र जिला में गिरनार पर्वत पर जो स्वर्ण सिकता और पलाशी नदी का पानी को रोककर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जिस सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, उसका बांध डैमेज हो गया था, तो उसको मरम्मत कराने का काम क्या निजी खर्च। और भारत में क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत शकों ने किया था। किसने किया, शकों ने किया। शक के बाद यदि चौथा किसी विदेशी आक्रमणकारी ने इंडिया पर आक्रमण किया तो वो था कुषाण। चौथा आक्रमणकारी जिसने इंडिया पर आक्रमण किया उसका नाम क्या था, कुषाण। कुषाण भी अपने बता रहा हूं, कुषाण यह भी चीन के दीवार बन जाने के कारण भगाया गया जनजाति था। जैसे शक यूची कबीले का था, कुषाण भी यूची कबीले का था। नाम से लगता है कि चाइनीज होगा ही, क्या यूची कबीले का था। यह भी हुन के द्वारा सताया गया, भगाया गया जनजाति था। और भारत में कुषाण वंश की स्थापना, कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुजुल कडफिशस नामक एक व्यक्ति ने 15 ईस्वी में किया था। कब किया था, 15 ईस्वी में किया था। और इस कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिशस का शासनकाल 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी के बीच था। 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल था। तो समझ गए। कुजुल कडफिशस का उत्तराधिकारी भीम कडफिशस। कौन था, भीम कडफिशस। और भीम कडफिशस का शासनकाल 65 ईस्वी से 78 मतलब 78 ईस्वी के बीच था। यह शैव धर्म को मानता था। हाँ, भगवान शिव की पूजा करता था, क्योंकि इसके सिक्का जो जारी किया उस सिक्का पर शिव का, नंदी का, त्रिशूल का फोटो देखने को मिलता। अब यहाँ पर हो, अब भीम कडफिशस का उत्तराधिकारी उसका बेटा बना, नाम था कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। हर बार पूछता है प्रश्न ये 1 नंबर का। हाँ, कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन था, कनिष्क। और कनिष्क के बारे में जानकारी सुई बिहार ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है, कनिष्क के बारे में सुई बिहार ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है जानकारी। बात समझ गए। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से 101 ईस्वी के बीच था। कनिष्क का शासनकाल
78 ईस्वी से 101 ईस्वी के बीच था। मतलब कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 में, माने 77 ईस्वी में। अपने राज्यारोहण के अवसर पर कनिष्क ने कैलेंडर जारी किया। उस कैलेंडर का नाम है शक संवत। क्या नाम है? कनिष्क ने कैलेंडर जारी किया, उस कैलेंडर का नाम क्या है? शक संवत। क्या नाम है? शक संवत। एक प्रश्न यहां बन गया कि शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी में। किसने किया? कनिष्क ने किया। किस अवसर पर किया? तो अपने राज्यारोहण के अवसर पर किया। गलत कि सही? इससे पहले भी इंडिया में कैलेंडर था, नाम था विक्रम संवत, जिसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई। क्या नाम था? विक्रम संवत। यह पेपर में हर दिन लिखा रहता है। तो शक संवत कब शुरू हुआ? 78 ईस्वी में। विक्रम संवत कब हुआ? 58 ईस्वी में। तो कई बार कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है, जो बच्चा सीरियस है, पढ़ता है, उसको पता है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है। गलत, 135 वर्ष का अंतर है। दोनों को जोड़ दो ना आप, क्योंकि ईसा पूर्व भाई 21वीं सदी में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना अंतर निकलेगा। तो 135 वर्ष का अंतर। इसके अलावा और भी कैलेंडर इंडिया में है। गुप्त संवत जो पढ़ाऊंगा 320 ईस्वी में शुरू हुआ था। हिजरी संवत 6 से 22 में शुरू हुआ था। और भी है, बहुत है, लेकिन ये चार जान लो अभी। कनिष्क राजा बना। राजा बनते ही इन्होंने जो सबसे पहला काम किया वह क्या? चीन पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? चीन पर आक्रमण कर दिया। चीन पर आक्रमण किया, चीन को जीत लिया और वहां के 2 राजकुमार को बंदी बना के ले आया। बात समझ गए? 2 राजकुमार को बंदी बना के ले आया, जिसने भारत में आडू और नाशपाती की खेती शुरू की और भारत के लोगों को रेशम कीड़ा, कौन कीड़ा? रेशम कीड़ा पालने की विधि सिखाई। रेशम के कीड़ा के जो मलमूत्र होते हैं उससे कपड़ा बनता है, सिल्क। रेशम के कीड़ा पालने की विधि सिखाई और चीनियों ने इसको बैजंतियों से सीखा था। किससे सीखा था? बैजंतियों से सीखा था। और कनिष्क के शासनकाल में ही चीन से रोम तक जाने के लिए लगभग 6000 किलोमीटर लंबा एक सड़क बना, जिसको हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। हाँ, इस रेशम मार्ग से क्या होता था कि इंडिया से गरम मसाला, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, हाथी दांत और हाथी दांत की बनी वस्तुएं जाती थी। इसके बदले काली मिर्च जाता था। इसके बदले में हमको रोम सोना और चांदी देता था। क्या? रोम का इस गरम मसाला के बदले सारा सोना चांदी इंडिया आ गया। भारत बन गया सोना का चिड़िया बन गया। समृद्धि का कारण कुषाण काल था, कनिष्क की वजह से। इस रेशम मार्ग की वजह से इंडिया समृद्ध बन गया। और इसका फायदा ये हुआ कि सबसे अधिक शुद्ध सोना का सिक्का इसने जारी किया, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने जारी कर दिया। बात समझ गए? कनिष्क के शासनकाल की कुछ और भी उपलब्धियां हैं कि कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की 4थी सभा का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। क्या हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिस सभा में बौद्ध धर्म 2 गुटों में बट गया। एक का नाम था हीनयान, दूसरे का नाम था महायान। हीनयान जो बुद्ध के सिद्धांत को माना, महायान मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। बाकी हम 4 पाठ में चर्चा करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म वहां पढ़ना है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र जैसे विद्वान और भी कई विद्वान निवास करते थे। और कनिष्क के दरबार में एक डॉक्टर रहता था, चिकित्सक, जिसका नाम था चरक। आयुर्वेद के पिता, आयुर्वेद के जनक चरक कनिष्क के दरबार में ही रहता था। और चरक ने एक पुस्तक लिखी थी, चरक संहिता नामक किताब लिखा था। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति निर्माण की 2 शैली का विकास हुआ। कनिष्क के शासनकाल में ही मूर्ति बनाने की 2 शैली का विकास हुआ। एक का नाम है गांधार कला शैली, दूसरे का नाम मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली में यहां बताया हूं, हिंद यूनानी शैली का उदाहरण है। इस कला में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी, काला या सलेटी पत्थर से बना। और गांधार कला शैली में जो बुद्ध की मूर्ति बनी, उसकी विशेषता है कि यूनानी वेशभूषा में, मतलब टाइट कपड़ा, छटा हुआ कपड़ा, बिना दाढ़ी मूछ के इनको बना, माथा पर एक खोपा बना दिया, जूड़ा, जो यूनान के देवता अपोलो के समान दिखता है। स्मार्ट दिखाने का प्रयास किया गया। और कौन मूर्ति कब बना, इसका तिथि भी बता दिया। और मथुरा कला जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से मूर्ति बना, बुद्ध की ही मूर्ति बनी। बाद में जैन धर्म की मूर्ति बनी, लेकिन भारतीय वेशभूषा में बना। बात समझ गए?
पूरे भारतीय विश्व में कभी तपस्या करते हुए, तो कभी आशीर्वाद देते हुए, तो कभी खड़ा, तो कभी बैठे हुए मूर्ति का निर्माण किया गया। लेकिन महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति, भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में ही बनी। मथुरा से एक ऐसा मूर्ति मिला है जो ना मूर्ति के हाथ में तलवार है लेकिन गर्दन है ये नहीं। लोगों ने कहा कि वो कनिष्क की मूर्ति है, तो कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति माने बिना गर्दन वाला मूर्ति कहां से मिला है? कहां से मिला है? मथुरा से मिला है। कोनो दिक्कत नहीं। कनिष्क बड़ा युद्ध लड़ता था, बहुत ज्यादा युद्ध लड़ता था। तंग आकर इसके लोगों ने इसकी हत्या कर दिया। इतना लड़ा कि लोग तंग आ गए। इतना कहीं लड़ाई होता है? इस युद्ध से, बार बार के युद्ध से तंग आकर इसके विश्वासपात्र लोगों ने ही कनिष्क की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और हत्या कर दिया तो कुषाण वंश भी क्या निकला? कमजोर हो गया। और इस कमजोरी का फायदा उठाया किसने? यौधेय उठाया। यौधेय ये भी राजवंश से ही जुड़ा हुआ है। यौधेयों ने फायदा उठाया और कुषाण वंश का क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और कुषाण वंश के खंडहर पर प्राचीन काल में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। चर्चा करेंगे अगले क्लास में। नाम क्या है? गुप्त साम्राज्य। कुषाण के खंडहर पर ही गुप्त साम्राज्य की क्या होती है? स्थापना होती है। तो ये था 4 विदेशी आक्रमणकारी। ठीक है।